पता नहीं आप ये सब कब सुनेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कब हुई। मैं बाहर अकेला जंगल में सैर पे निकला था जब वो चीज़ मुझे दिखी। वो धुंधली सी थी, पता नहीं कैसे बताऊँ आपको। वो ऐसा जंतु था जिसका कोई मतलब ना था, मतलब की कमी था वो। जहाँ वो छिपता वहाँ पेड़ नहीं रहते, जहाँ वो रेंगता वहाँ घास नहीं रहता। वो मेरी तरफ झपटा, ऐसे नहीं जैसे कोई जानवर झपटा। वो अनदेखा था, बस वहाँ से यहाँ था। कोई गति नहीं थी उसकी, कोई हवा नहीं थी। जैसे ही वो चीज़ मुझसे टकराई, एक अलग सा एहसास हुआ, जैसे कोई पंजे मेरे अंदर कोई अलग सी जगह में घाव कर रहे हों। ऐसी कोई जगह जिसको मैंने कभी अपने अंदर पहले महसूस ना किया हो। मेरे हाथ, बाजू, लातें, पेट सब ठीक था, कोई खून नहीं बहा, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मुझे चोट लगी थी। मैं जैसे डर के घर को भाग रहा था, मैं बता सकता था कि मैं कम था, पहले से कम। अजीब सी थकावट थी और फोकस करना मुश्किल था। उस स्टेज पे एक ही सल्यूशन था, एक कॉफ़ी का बड़ा सा कप। मैं नॉर्मल फील करने लगा कुछ देर के लिए। जो मेरी आत्मा जो कमज़ोर सी होने लगी थी, वो कैफ़ीन ने रोक दी। तुम कह सकते हो कि मेरी ज़िंदगी असल में उस हफ्ते शुरू हुई, क्योंकि तब मैं खुशबू से मिला। वो और मैं एक साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन सच बोलूं, मैं तो उससे प्यार करने लगा था, पहली मुलाकात से भी पहले, फ़ोन पर। वो पहले हफ्ते में जो मैंने इमोशंस महसूस किए, ऐसे लगा कि वो भयानक जंतु जो मेरे पे झपटा था, वो अंदर कहीं चिपका था और मेरी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था। पहले कुछ किस्से तो छोटे थे, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मेरी पड़ोसी की गाड़ी का रंग नीले से काला हो गया और मैंने उसको देखा, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसके 2 दिन बाद मैं काम पे था। मेरे कलीग का नाम वीर से धीरज में बदल गया। मैंने दूसरों को जो वहाँ काम करते थे उनको पूछा, लेकिन सभी ने कहा कि उसका नाम हमेशा से धीरज ही था। मुझे लगा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। फिर ये सुनने में अब अजीब लगेगा आपको, लेकिन मैं अपने घर के बाथरूम में पेशाब कर रहा था कि अचानक से मैं किसी अनजान सड़क के बीच खड़ा था। मैं अभी भी अपने पजामे में था, पेशाब कर रहा था, पर अब किसी बस स्टॉप पे 12 लोगों के सामने कर रहा था। डर में मैंने अपना पजामा ऊपर खींचा और भागा, इससे पहले कि कोई पुलिस को बुलाता। मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन इसके बाद मुझे समझ आ गया कि मैं अभी भी खतरे में था। वो जंतु मेरे साथ कुछ कर रहा था और उससे कैसे लड़ता ये मुझे नहीं पता था। खुशबू उस शाम मेरे घर आई, लेकिन उसके पास पहले से ही मेरे घर की चाबी थी। अरे, तुम्हारे पास चाबी कैसे आई? मैंने उलझन में पूछा। वो बस हंसी। कितने क्यूट हो तुम, तुमने ही तो कहा था कि हम साथ रहेंगे। उसने एक दरवाज़ा खोला और वो कमरा पूरा डब्बों से भरा पड़ा था। मुझे पता है साथ रहना बहुत बड़ी बात है, खास करके हमारे लिए। अभी 3 महीने ही तो हुए हैं हमें डेट करते हुए। साथ रहना? मैं तो खुशबू को अभी पिछले हफ्ते ही मिला था। मेरी माँ मुझे हमेशा सयाना कहती थी। मुझे पता होता कि कब अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सो वहाँ पे सीन क्रिएट करने की जगह मैंने उसको कहा कि सब ठीक था।
फिर मैं सीधा अपने कमरे में गया और अपनी जांच शुरू की। मेरे कमरे में सारी चीज़ें वैसी ही पड़ी थी, कोई निशान नहीं था कि मैं यहाँ 3 महीनों से था। लेकिन मैंने कुछ अजीब ज़रूर देखा। उस दिन की तारीख। मैं गुस्से में कांप उठा जब मुझे सच समझ में आया। वो अजीब जंतु ने मेरी ज़िंदगी के 3 महीने खा लिए थे। ये चीज़ क्या थी? ऐसा कैसा जंतु हो सकता जो मेरी आत्मा को निगल रहा हो? मेरे खुशबू के साथ बिताए 3 महीनों का कुछ अता पता नहीं था मुझे। क्या क्या हुआ होगा? कौन सी कहानियाँ जो उसको पता होंगी लेकिन अब मुझे नहीं? कौन से हंसी मजाक के पल? मेरे अंदर से कुछ बहुत ही कीमती चुरा लिया गया था और मैं आग बबूला था। वो आग उस जंतु को दबाने में मदद कर रही थी मेरी। मैंने कभी दारू नहीं पी, बस कॉफ़ी पी हर रोज़। हर दिन जब भी उठता तो तारीख चेक करता। पूरे 3 साल मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जी, बस कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। वही, किसी की नौकरी बदल गई, किसी के बच्चे कमियां बढ़ गए, ऐसी चीज़ें। मेरे पड़ोस का नक्शा, मेरे फेवरेट टीवी सीरियल के आने का टाइम, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बदल गईं। हमेशा इन तब्दीलियों से मुझे उस अजीब जंतु की याद आती कि हाँ, उसके पंजे अभी भी मेरे आत्मा में घुसे हुए थे। पूरे 3 साल मैंने एक बार भी खुद को नहीं भुलाया। हर टाइम मैं पूरा प्रेजेंट रहता। एक दिन थोड़ा लापरवाह हो गया। टीवी पे मेरा फेवरेट शो का फाइनल एपिसोड आ रहा था। उसमें मैं घुस गया। स्टोरी बहुत आकर्षक थी। जैसे ही वो शो ख़त्म हो रहा था, एक छोटा लड़का मेरे पास आया और मेरा हाथ हिलाने लगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? वो हंसा और मुस्कुरा के बोला, अब पागल डैडी। मेरा दिल डूब गया। मुझे तभी एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसको मैंने कुछ और प्रश्न किए और फिर पक्का पता लग गया कि वो 2 साल का था और मेरा बेटा था। मेरी छाती पूरी दर्द से भर उठी। मैंने अपने बेटे का जन्म भी नहीं देखा, ना ही उसके पहले 2 साल देख पाया। जाहिर था खुशबू और मैंने शादी कर ली थी और एक परिवार थे हम अब, लेकिन वो 2 साल का कुछ अता पता नहीं था। क्या खुशियाँ और क्या दुख थे उनमें। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। अपने बेटे को मैंने गोदी लिया और बाहर बर्फ़ को देखने लगा। ये कैसी ज़िंदगी है जहाँ अगर मैं थोड़ा सा लापरवाह हो जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी का टाइम गायब हो जाता है। मुझे मदद की ज़रूरत थी। चर्च में कोई मदद नहीं मिली। वहाँ के पुजारियों को मेरे पे यकीन नहीं था। बोलते कि मुझे हॉस्पिटल चेक करवाना चाहिए। ये एक हेल्थ इश्यू था, ना कि मेरी आत्मा पे किसी का कब्ज़ा। डॉक्टर्स को भी कोई खबर नहीं थी। उनके सारे स्कैन्स और टेस्ट पे कुछ नहीं दिखा, लेकिन खुशी खुशी मेरे पैसे ज़रूर उन्होंने ले लिए। अब कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। मैंने खुशबू को बताने का निर्णय लिया। मुझे जानना था कि उसकी तरफ से ये सब कैसा दिखता था। मैं कैसा होता हूँ जब वहाँ नहीं होता। क्या मैं उन 2 सालों में अपने बेटे को कभी स्कूल लेकर गया? क्या मैं अपनी नौकरी करता था? उसको कुछ पता नहीं था। वो बोलती कि हाँ, मैंने अपने सब काम किए, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो भयंकर भावना थी कि खुशबू की ज़िंदगी में से भी कुछ गुम था जब मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन उस रात जब मैंने अच्छा सा रात का खाना तैयार किया तो खुशबू सामने वाले दरवाजे से अंदर आई, लेकिन चाबी से नहीं, दस्तक देकर। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि वो बहुत सजी पड़ी थी, प्यारी दिख रही थी। वो हैरान थी डिनर टेबल को देखकर। फैंसी डिनर सेकंड डेट पे ही। मुझे पता था तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ।
शुक्र है मुझे पता था कि अपना मुंह कब बंद रखना चाहिए। अगर मैं वहीं बोल देता अपनी शादी और बेटे के बारे में, वो तो वहाँ से भाग ही जाती। इसके बजाय मैंने उसका कोट लिया और सेकंड डेट के लिए टेबल पर हम बैठ गए। कुछ सवालों में ही मुझे सच पता चल गया। ये सच्ची में हमारी सेकंड डेट थी। उसको मेरी शक्ल पर राहत दिखी, लेकिन उसको लगा कि मैं बस नर्वस था। मैं तो एक्साइटेड था ये सोचकर कि वो अजीब जंतु मेरी ज़िंदगी खा नहीं रहा था। बस मेरी आत्मा टूटी हुई थी। मेरी आत्मा कई हिस्सों में बिखर सी गई थी। वो अजीब जंतु ने अपने पंजों से मुझे तोड़ दिया था। शायद अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रैंडम ऑर्डर में चलेगी, लेकिन कम से कम मैं सब पल देख तो पाऊंगा। ऐसे ही चलता रहा कुछ सालों के लिए। छोटे मोटे बदलाव पॉलिटिक्स में या ज्योग्राफी में रोज़ाना होते, लेकिन बड़े बदलाव हर कुछ महीनों बाद होते। जब भी मैं खुद को कहीं नई जगह या कोई नए टाइम में पाता, मैं बस चुप करके सुनता, ताकि कुछ उल्टा पुल्टा ना कह दूं, कोई अजीब गलती ना कर दूं। अभी तक के सबसे बड़े बदलाव में मैं अपने 6 साल के पोते को मिला और मैंने उसको पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता था। वो कहता, लेखक। मैंने उसको कहा कि बहुत अच्छा विचार था। फिर खुशबू के साथ रिलेशन का दूसरा महीना आया और हमने बहुत अच्छी रातें एक साथ गुजारी। अच्छी नहीं, बहुत ही बढ़िया। मुझे पहले ही पता था अब कि वो मेरी पत्नी बनेगी, इसलिए मैंने उसको मेरे साथ रहने के लिए कहा। ये सब मैंने पहले मिस कर दिया था, लेकिन अब एहसास हुआ कि मैं कभी वहाँ से गायब नहीं था। मैं हमेशा वहाँ होऊंगा, कभी ना कभी। जब उसका सामान हम मेरे घर में शिफ्ट कर रहे थे, तो वो रुक कर बोली कि वो मेरे पे हैरान थी, जैसे मैं उसको जीवन भर से जानता था। वो पहली बार था जब मैं खुल के दिल से हंसा था, जब से वो अजीब जंतु ने मुझे जख्मी किया था। खुशबू ने सही कहा था, लेकिन उसके कारण अलग थे। मैं उसको अपनी पूरी ज़िंदगी जानता था। मैंने अब अपनी स्थिति के साथ एक समझौता सा कर लिया था और अब मुझे थोड़ी शांति थी। इतना बुरा भी नहीं था ऐसे ज़िंदगी जीना। लेकिन बेशक मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता अगर मेरी स्थिति बदतर ना हुई होती। वो अजीब जंतु अभी भी मेरे अंदर था। वो मुझे ज़ख्मी करके चला नहीं गया था, मेरे अंदर था, क्योंकि मुझे एहसास रहता कि वो और भीतर खुदाई कर रहा था मेरे अंदर। मेरी ज़िंदगी को और भी छोटे हिस्सों में तोड़ रहा था। आज वो बड़े बदलाव जो पहले कुछ महीनों के बाद होते थे, अब हफ्तों में होने लगे। जब मुझे इसका एहसास हुआ, मुझे डर लगने लगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं बस ऐसे अपनी ज़िंदगी में एक पल से दूसरे पल ही कूदता रहूँगा, हमेशा कंफ्यूज्ड और भटका हुआ। पल पल मतलब मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाऊँगा, ना प्यार कर पाऊँगा। जब ये डर मेरे अंदर समाया तब मैं काफ़ी बूढ़ा था। बाहर बर्फ़ गिरती देख रहा था। बस एक मौसम ही था जो मेरी ज़िंदगी में बदलता नहीं था, बस अपने हिसाब से आता जाता रहता। प्रकृति हमेशा वही होती। ये गिरती बर्फ़ वो उत्तरी सितारे जैसी थी मेरी ज़िंदगी में। ये जो मेरे मन को शांति देती, वो मेरे घाव की दवा लगती। और कभी ऐसे बर्फ़ को देखते समय अपने बचपन को याद करते, जब मैं बर्फ़ में खेलता होता था। ज़िंदगी में तब कोई बदलाव नहीं आया। एक 13-14 साल के बच्चे ने मेरी बाजू को छुआ। दादू है, उसने मुझे झटका दिया। उसने मुझे मेरी यादों से बाहर निकाला। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो हंस पड़ा, लेकिन सोचने लगा कि क्या मैं मजाक कर रहा था। उसने मुझे कुछ कागज़ों का ढेर पकड़ाया और बोला, ये मेरे एक नावल लिखने का
पहला प्रयास है। क्या आप पढ़ के बताएंगे कि आपको कैसा लगा? अच्छा, हाँ, तुम्हारा सपना लेखक बनने का है। उसका चेहरा लाल हो गया। कोशिश जारी है दादू। चलो जाओ खेलो, मैं पढ़ता हूँ इसे अब। मुझे धुंधला सा दिख रहा था और मैं कोई चश्मे ढूंढने लगा। बूढ़ा होना भयानक था और मैं किसी पुराने टाइम में जाना चाहता था, लेकिन पहले वो किताब पढ़नी चाहता था। मुझे अपने चश्मे अपनी स्वेटर में मिले और मैं पढ़ने लग पड़ा। खुशबू एक कमरे से दूसरे में जा रही थी और वो अभी भी बहुत खूबसूरत थी, पर मुझे पढ़ना था। पता नहीं कब बदलाव आ जाए। घर में शायद रिलेटिव्स आए हुए थे। कोई त्योहार था क्या आज? 4 बड़े लोग और कुछ बच्चे जिनको मैं नहीं पहचानता था वो हॉल में आए और मुझे मेरा बेटा दिखा, अपनी बीवी के साथ चल के दरवाजे से बाहर जा रहा था। सभी बाहर बर्फ़ में खेलने लगे। स्टोरी पढ़ने के बाद मैंने अपने पोते को बुलाया। वो सीढ़ियों से उतरा और मेरे पास भाग कर आया। कैसी थी? बहुत सी कमियां हैं, मैंने उसको सच बोला, लेकिन ये सब कमियों के पीछे मुझे एक चमकता हीरा दिख रहा है। तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हारे नॉवल के कैरेक्टर्स भी बच्चों जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन स्टोरी की संरचना बहुत ही उम्दा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डरावनी कहानी होगी। उसने सब ध्यान से सुना। ये कहानी हमारे समय की परछाई है दादू, कलयुग की कहानी है। तुम अभी बहुत छोटे हो ऐसी जागरूकता रखने के लिए, मैंने उसको कहा। फिर मुझे एक आइडिया आया। अगर तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद है, क्या तुम्हें किसी अजीब जंतु के बारे में पता है? बिल्कुल, मैं बहुत सी किताबें पढ़ता हूँ। आई लव डरावनी कहानियाँ। मैंने सावधानी से बाहर देखा। सब घर के बाहर व्यस्त थे। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी को उस जंतु के बारे में बताया। धीमी आवाज़ में मैंने अपने पोते को अपनी टूटी आत्मा के बारे में बताया। वो हैरान था, लेकिन उसको ये सब मजाक नहीं लगा। आप सीरियस हो क्या? हाँ। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे एक आदमी कोई मिशन पे निकल रहा हो। मैं इस पे रिसर्च करूँगा, देखता हूँ क्या मिलता है। आप सब कुछ लिखना शुरू कर दें ताकि कुछ डेटा हमारे पास हो। फिर उसकी मदद से हमें शायद कुछ नया दिखे। वाह, मैं हैरान था। अच्छी योजना है, मैंने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा छोटा पोता इतना गंभीर होगा, लेकिन मैं सब कागज़ एक जगह पे कैसे इकट्ठे करूँगा? मैंने पूछा। कोई एक पक्की जगह बनाते हैं जहाँ आप वो कागज़ रख सको, वो बोला गंभीरता से सोचते हुए। फिर मैं उनको ढूंढ लूँगा और फिर जिस रास्ते आपकी ज़िंदगी चल रही है उस रास्ते का पता चल जाएगा। कोई ना कोई पैटर्न तो ज़रूर दिखेगा। यह सुन के मैं उम्मीद से भर गया। सीढ़ियों के नीचे वहाँ कभी कोई नहीं जाता, मैंने पूछा। ठीक है, उसने बोला। वो घूमा और लिविंग रूम से बाहर चला गया। मैंने उसको देखा, वो सीढ़ियों के आसपास कुछ कर रहा था। फिर वो वापस आया, हाथ में एक बक्सा लेकर। बक्सा कागज़ों से भरा पड़ा था। दादू, वो बोला। मैं भी अचंभे में था। क्या ये सब मैंने लिखा है?